हेलो दोस्त, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपके साथ में एक और नॉन कन्वेंशनल मशीनी की वर्किंग शेयर करने जा रहा हूं। इसके बारे में चलिए स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें, इसमें जो मेन हम यूज़ करेंगे, कंप्रेस्ड एयर यूज़ करेंगे। इसमें हमारे पास जो मेन होगा वो होगी कंप्रेस्ड एयर। ये हमारे पास है कंटेनर, जिसे आप प्रेशर वेसल भी बोल सकते हैं। इसमें हमने हाई प्रेशराइज्ड एयर स्टोर की हुई है। ये एयर भी हो सकती है, इस कंटेनर में हाई प्रेशराइज्ड एयर भी हो सकती है और CO2 भी हो सकती है। वो मैं आगे बताऊंगा किस समय हमने किस गैस को यूज़ करना है, वो हम आगे बात करेंगे। यानी कि मेन बात ये है, इस कंटेनर में हाई प्रेशराइज्ड एयर स्टोर्ड है। उसके बाद इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। इसमें जैसे प्रेशर रेगुलेटर होता है, फ़िल्टर होता है, जैसे यहाँ पर लगाया है फ़िल्टर होता है, फ़्लो कंट्रोल वाल्व होता है, जैसे यहाँ पर लगाया है। 1 मिनट। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये फ़्लो कंट्रोल वाल्व ये लगाया है। फ़िल्टर होता है, बहुत सारे मेन कंपोनेंट होते हैं। इसमें मैंने मेन ड्रा किए हैं सिंपली आपको वर्किंग समझाने के लिए। सिंपली मैंने अब यहाँ पर मेन कंपोनेंट ड्रा किए हैं आपको वर्किंग समझाने के लिए। यहाँ पर समझ चुके हैं। ये इसमें हाई प्रेशराइज्ड एयर थी। ये हाई प्रेशराइज्ड एयर इस कंटेनर में जाएगी, इस कंटेनर में जाएगी। ये हाई प्रेशराइज्ड एयर इस कंटेनर में, यहाँ से आप दे सकते हैं हाई प्रेशराइज्ड एयर यहाँ पर एंटर कर रही है। उसके बाद देखें, यहाँ से मेन काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर एक होता है वाइब्रेटर, ये आप देख सकते हैं, ये है वाइब्रेटर। वाइब्रेटर का क्या काम होता है, इसके नाम से पता चलता है। ये वाइब्रेटर है, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, इस कंटेनर में वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो कंटेनर में आप छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स देख रहे हैं ना, ये वाले, इनमें वाइब्रेशन आएगी, जिसकी वजह से ये एब्रेसिव पार्टिकल्स इस एयर के साथ मिक्स होंगे, इस एयर के साथ मिक्स होंगे। ये काम होता है वाइब्रेटर का। वाइब्रेटर सिंपली क्या करता है, इन एब्रेसिव पार्टिकल्स को वाइब्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये एब्रेसिव पार्टिकल्स इस, ये जो ऊपर हाई प्रेशराइज्ड एयर आती है उसके साथ ये एब्रेसिव पार्टिकल्स मिक्स होते हैं। ये एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या है, इस तरह से मिक्स होते हैं। ये एब्रेसिव पार्टिकल्स क्या हैं, जैसे आपने सैंड देखी होगी ना, उसी तरह की ये एब्रेसिव ग्रेन्स होते हैं, या फिर पार्टिकल्स बोल सकते हैं। ये जो है, इनकी वजह से जो मशीनिंग होती है, ये जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है, जब मान लीजिए हमारे पास सिंपल प्रेशराइज्ड एयर है। यहाँ पर एक केस लेते हैं, हमारे पास सिंपल प्रेशराइज्ड एयर थी। हम प्रेशराइज्ड एयर को यहाँ से विद द हेल्प ऑफ नोज़ल यहाँ पर स्ट्राइक कराएंगे वर्क पीस के ऊपर। क्या मशीनिंग हो जाएगी? नहीं। इसलिए हमें कुछ प्रेशराइज्ड एलिमेंट स्ट्राइक कराना पड़ेगा वर्क पीस के ऊपर, जिसकी वजह से फिर वर्क पीस के सरफेस के ऊपर फ्रैक्चर होगा और मशीनिंग होगी। इसलिए हम एब्रेसिव पार्टिकल्स यूज़ करते हैं। ये एब्रेसिव पार्टिकल्स यहाँ पर मिक्स हो जाएंगे हाई प्रेशराइज्ड एयर के साथ। और यहाँ पर पता है हमें, इस रीजन में हमारे पास हाई प्रेशराइज्ड मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? एयर प्लस एब्रेसिव ग्रेन्स का मिक्सचर है। यहाँ पर एयर प्लस एब्रेसिव ग्रेन्स का मिक्सचर है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर होती है नोज़ल, ये है नोज़ल। नोज़ल क्या करती है, इस हाई प्रेशराइज्ड मिक्सचर को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। क्यों कन्वर्ट करती है काइनेटिक एनर्जी में? क्योंकि अगर हमारे पास प्रेशराइज्ड एनर्जी है कोई, उससे तो हम वर्क पीस में कुछ फ्रैक्चर नहीं कर पाएंगे। हमें एक हाई वेलोसिटी से इस मिक्सचर को वर्क पीस के ऊपर स्ट्राइक कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से वर्क पीस के सरफेस के ऊपर फ्रैक्चर होगा और मशीनिंग होगी, जिसकी वजह से वर्क पीस के सरफेस के ऊपर
फ्रैक्चर होगा और मशीनिंग होगी। यहाँ पर आपको ये बात समझनी होगी यहाँ पर मशीनिंग कैसे होती है। उसके लिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। आपने न्यूटन सेकंड लॉ तो पढ़ा ही होगा। वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। यहाँ पर देखें, नोजल के आउटलेट पर जो हाई प्रेशराइज्ड मिक्सचर है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि उसकी अभी कुछ हाई वेलोसिटी है। जब ये मिक्सचर हाई वेलोसिटी के साथ वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। इसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। यहाँ से आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मास तो फिक्स है, मास जो मास है मिक्सचर का वो तो फिक्स है, चेंज क्या हो रहा है, इस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। इस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है जिसकी वजह से एक वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। और ऊपर देखें, ऊपर वाली न्यूमिनेटर में देखें, मास फिक्स है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। जब वर्कपीस के ऊपर मिक्सचर स्ट्राइक होगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लीजिए पहले है वेलोसिटी, कंसेप्ट को समझें, पहले है वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड मिक्सचर की। जब वो वर्कपीस के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, यानी कि न्यूमिनेटर में कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास और डिनोमिनेटर में हमारे पास है टाइम। टाइम कितना लगेगा, बिल्कुल स्मॉल, थोड़ा सा टाइम लगेगा मशीनिंग के लिए, जिसकी वजह से हाई फोर्स की वैल्यू मिलती है। किसकी वैल्यू मिलती है, हाई फोर्स की वैल्यू मिलती है। क्यों हाई फोर्स की वैल्यू मिलती है, मास फिक्स है, ये बात याद रखना, ये कंसेप्चुअल बात है। न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चलता है मास फिक्स है। फिर से देख लें, न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता चलता है मास फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। मान लीजिए नोजल के एंट्री पर वेलोसिटी है 300, उसके बाद स्ट्राइक होने के बाद जीरो होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही। और टाइम, टाइम कितना लग रहा है मशीनिंग को, बहुत ही कम, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जिसकी वजह से यानी कि न्यूमिनेटर में टर्म ज़्यादा है, वैल्यू ज़्यादा है, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम है, जिसकी वजह से फोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस फोर्स की वजह से, और एक यहाँ से फर्दर कंसेप्ट समझें, ये जो फोर्स है कितने एरिया पर एक्ट कर रही है, ये फोर्स है कितने, इतने से एरिया पे एक्ट कर रही है, यानी कि बहुत ही स्मॉल से एरिया में एक्ट कर रही है। ये जो फोर्स है बहुत ही स्मॉल एरिया में एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जी हाँ, यहाँ पर देखें, फोर्स हमारे पास इतनी है, कितने एरिया पर एक्ट कर रही है, बहुत स्मॉल एरिया पर एक्ट कर रही है, क्योंकि छोटे से रीजन में, यहाँ पर देखें, छोटे से रीजन में मशीनिंग हो रही है, छोटे से एरिया में ये फोर्स एक्ट कर रही है। उसके बाद देखें, जिसकी वजह से यहाँ पर देखें स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ गई। ये स्ट्रेस इतनी बढ़ जाती है कि मटेरियल की अल्टीमेट जो स्ट्रेस होती है ना, उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोकलाइज्ड फ्रैक्चर होता है। ये जो मैंने आपको कंपोनेंट बताए ये तो कोई भी बता देगा, मेनली आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा। यहाँ पर फ्रैक्चर कैसे होता है, सबसे पहले फोर्स कैसे जनरेट होती है वो मैंने आपको बता दिया, इस बात को समझ लें। फोर्स कैसे जनरेट होती है इस बात को पहले समझें। वेलोसिटी चेंज होती है, थोड़े से समय में वेलोसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से हमें फोर्स की वैल्यू मिलती है। ये जो उसके बाद आपको क्या बात याद रखनी है, उसके बाद फोर्स के बारे में आपको पता चल गया कैसे जनरेट हुई। उसके बाद ये जो फोर्स है कितने एरिया पर एक्ट कर रही है, बहुत ही स्मॉल एरिया में एक्ट कर रही है, बहुत ही स्मॉल एरिया में फोर्स एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ जाती है। ये स्ट्रेस इतनी बढ़ जाती है कि मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेस से भी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लोकलाइज्ड फ्रैक्चर होता है, ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। यहाँ पर लोकलाइज्ड ब्रिटल फ्रैक्चर होता है। इस तरह से मशीनिंग होती है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं। फोर्स, यहाँ पर देखें, फोर्स है जो स्मॉल एरिया पर लग रही है, जिसकी वजह से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि मटेरियल की लिमिट से बढ़ जाती है। एक मटेरियल की लिमिट होती है ना स्ट्रेस की, उससे बढ़ जाती है तो मटेरियल में फ्रैक्चर आ जाता है। ये सब बेसिक सा प्रिंसिपल कैसे फोर्स जनरेट होती है, आगे मैं आपको कुछ
टर्म बताता हूँ अभी। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था इसमें गैस हम सिंपली एयर भी यूज़ कर सकते हैं और CO2 भी यूज़ कर सकते हैं। एयर को कब यूज़ करेंगे, CO2 को कब यूज़ करेंगे? एयर हम जानते हैं एयर की कोई कॉस्ट नहीं है, अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है। एयर को हम अगर हम मेटल के लिए यूज़ करें, मेटल की मशीनिंग के लिए यूज़ करें, तो ऑक्सीडेशन होने के ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं, ऑक्सीडेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम जनरली मेटल के लिए एयर को प्रेफर नहीं करते। इसलिए मेटल की अगर हमने मशीनिंग करनी है, मोस्टली कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि अगर हमें मशीनिंग अच्छी चाहिए, सरफेस फिनिश अच्छा चाहिए मेटल के लिए, मेटल की मशीनिंग के लिए, तो उस समय हम यूज़ करते हैं CO2 फॉर मेटल्स। ये तो हुई गैस के बारे में बात। अभी प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या है? जब मिक्सचर का प्रेशर बढ़ेगा, मान लीजिए मिक्सचर का प्रेशर ज़्यादा है, हमने बढ़ा दिया विद हेल्प ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर से एयर का प्रेशर बढ़ा दिया। उसके बाद एयर में एब्रेसिव पार्टिकल्स मिक्स होंगे, यानी कि टोटल मिक्सचर का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया, नोज़ल क्या करेगा? जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी ज़्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी नोज़ल। जितना ज़्यादा प्रेशर उतनी ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी नोज़ल। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, जैसे मैंने आपको बताया था, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज़्यादा वेलोसिटी डिफरेंस होगा, उतना ज़्यादा वेलोसिटी डिफरेंस होगा उतनी हमें फोर्स की वैल्यू मिलेगी। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा मटेरियल रिमूवल रेट होगा। ये तो हुई प्रेशर की अच्छी बात कि प्रेशर बढ़ाएंगे फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा। मगर किसी चीज़ की अति माड़ी होती है। जैसे प्रेशर को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो नुकसान भी होगा। प्रेशराइज्ड ग्रेन्स, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जब हम ज़्यादा प्रेशर बढ़ा देते हैं तो जो अब्रेसिव ग्रेन्स है उनका प्रेशर इतना ज़्यादा राइज हो जाता है, इतना ज़्यादा राइज हो जाता है, तो वो अब्रेसिव ग्रेन्स जो पाइप है और नोज़ल है उसकी भी इरोजन करना स्टार्ट कर देती हैं। इसलिए हम ज़्यादा प्रेशर नहीं बढ़ाते। एक लिमिट होती है प्रेशर की 1 मेगापास्कल, मैक्सिमम लिमिट हम इतनी यूज़ करते हैं, प्रेशर इससे कम ही रखते हैं मेगापास्कल। उसका मैंने आपको रीज़न बता दिया है। उसके बाद आप एक मेन टर्म समझ लें, नोज़ल टिप डिस्टेंस और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। ये क्या होता है? नोज़ल की टिप से लेकर वर्क सरफेस तक, ये वर्क सरफेस का जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं नोज़ल टिप डिस्टेंस और स्टैंड ऑफ डिस्टेंस। नोज़ल टिप डिस्टेंस बढ़ेगा तो क्या होगा? नोज़ल टिप डिस्टेंस, ये हमें पता है, जनरल वेलोसिटी इक्वेशन है हमारे पास। नोज़ल टिप डिस्टेंस यानी कि वाई बढ़ेगा तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको पहला वाला कंसेप्ट बताया वही सभी जगह यूज़ हो रहा है। वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और मटीरियल मूवमेंट रेट बढ़ेगा। अभी फिर से किसी चीज़ की अति माड़ी है जहाँ पर हम ज़्यादा डिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ इस क्वेश्चन से तो हमें लग रहा है वाई को इंक्रीज़ करो, वी इंक्रीज़ होगा, फोर्स इंक्रीज़ होगी, मटीरियल मूवर रेट इंक्रीज़ होगा, सब बढ़िया है। मगर इस इक्वेशन में सिंपली ग्रेविटी की बात की हुई है, हमने किसी भी फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं की। अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या होगा। मान लीजिए वर्क पीस है, यहाँ पर ये वर्क पीस है, मान लीजिए नोज़ल है यहाँ पर, ये मान लीजिए नोज़ल है। यहाँ से मान लीजिए एब्रेसिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहाँ से एब्रेसिव पार्टिकल्स आ रहे हैं। इतनी दूर से अगर एब्रेसिव पार्टिकल्स आएंगे, यानी कि वाई, ये है वाई, इतनी दूर से जब आएंगे, एयर जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो ड्रैग फोर्स लाएगी, उसके साथ फ्रिक्शन होगी। इस इक्वेशन में इस फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं की गई है, इस इक्वेशन में फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं की गई है, मगर एक्चुअल में फ्रिक्शन होगी, ड्रैग लगेगा, जिसकी वजह से एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम वाई को ज़्यादा बढ़ाते हैं वेलोसिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है वेलोसिटी? कम हो जाती है ड्यू टू ड्रैग फोर्स।
ड्यू टू ड्रैग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्सेस। अगर हम एक वैल्यू से ज़्यादा वाई की वैल्यू इंक्रीज़ करें तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए हमें नोज़ल टिप डिस्टेंस एक लिमिट में रखना होता है। सबसे पहले आप इसे समझ लें कि इस क्वेश्चन से तो हमें लगता है कि वाई को जितना इंक्रीज़ करेंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, फोर्स बढ़ेगी, एमआरआर बढ़ेगा, मगर एक्चुअल का सिनेरियो देखें क्या होता है। एक्चुअल में फ्रिक्शन होगी, ड्रैग फोर्स ज़्यादा लगेगी, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है और मटीरियल वेलोसिटी कम, फोर्स कम और मटीरियल रेट कम हो जाता है। उसी के साथ यहाँ पर देखें एक और मैं आपको बात, यहाँ से विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम समझ लेते हैं। इस एक्सिस में हमारे पास है एमआरआर मटीरियल मूव रेट, यहाँ पर है नोजल टिप डिस्टेंस। यहाँ इस कर्व से भी हमें पता चल रहा है, सबसे पहले हम वाई को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, मटीरियल रिमूवल रेट बढ़ रहा है। मगर हम ज़्यादा ही वाई को इंक्रीज़ कर देंगे तो ड्रैग फोर्सेस ज़्यादा लगेंगी। ड्रैग फोर्स इसे ऐसे समझे ना, वर्क पीस यहाँ पर है, नोज़ल को आप यहाँ पर रख दो, मशीनिंग कैसे हो पाएगी। यहाँ पर इतने रीजन में लॉस हो जाएंगे। सबसे पहले मान लीजिए वर्क पीस यहाँ पर है, नोज़ल का डिस्टेंस जीरो है, नोज़ल का डिस्टेंस जीरो है, कोई मशीनिंग नहीं, यानी कि मटीरियल रिमूवल रेट यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर देखें मटीरियल रिमूवल रेट कुछ नहीं है। उसके बाद देखें आपने क्या किया, वर्क पीस से नोज़ल को दूर करना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, मटीरियल रिमूवल रेट बढ़ना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप नोज़ल को यहाँ पर ले गए तो मटीरियल रिमूवल रेट कम ही होगा, क्योंकि इतने लॉसेस कहाँ पर जाएंगे फिर, इसलिए फिर यहाँ से मटीरियल रिमूवल रेट कम होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर फाइंड किया गया है कि यहाँ पर देखें फाइंड किया गया है, जो हमें मैक्सिमम मटीरियल रिमूवल रेट मिलता है कोरस्पॉन्डिंग टू नोज़ल टिप डिस्टेंस, वो कितना होता है 15 mm टू 17 mm। इस रेंज में अगर हम नोज़ल टिप डिस्टेंस रखेंगे तो मैक्सिमम मटीरियल